ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पे, जो कि है इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल। एटलीस्ट 4 से 6 नंबर का पेपर इससे आता ही आता है इन पेपर 1, ठीक है, हर बार का ये रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद भी करें, और इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उनको अच्छे से समझने का आपके पास एक और मौका है, और अच्छे से इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, वट एवर यू लाइक, इन वट एवर मैनर, ठीक है। इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 3A, ठीक है, जिसमें की बात की गई है फ्रिवलस टाइप के इन्वेंशंस की, ठीक है। तो फ्रिवलस का मतलब क्या है? विच इज सिली, यूजलेस और हैविंग नो रियल पर्पस, ठीक है, एंड समथिंग दैट डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम और हैज नो मीनिंगफुल यूज, ऐसे इन्वेंशंस को फ्रिवलस इन्वेंशंस बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी फ्रिवलस इन्वेंशंस जो हैं वो पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है। एंड द वंस विच आर अगेंस्ट नेचुरल लॉज, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई भी नेचुरल लॉज हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई इन्वेंशन है, देन these types of inventions are not patentable, ठीक है। जैसे कि फ्रिवलस का एग्जाम्पल आप सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्रिवलस का मतलब कुछ भी हो सकता है, नेचुरल लॉज के अगेंस्ट क्या हो सकता है? जैसे कि कोई भी ऐसी मशीन है जो कि बोल रही है कि वो हमेशा चल सकती है विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, ठीक है। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस आर कॉल्ड फ्रिवलस, ओके। Then section 3B, an invention cannot be patentable if its main purpose or commercial use would go against public order or morality, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट कोई भी ऐसी इन्वेंशन है वो उसको आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई चीटिंग करने की डिवाइस है, कोई चोरी करने की डिवाइस है, ठीक है, कोई लाइक पॉइजन से रिलेटेड डिवाइस है, ठीक है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है फॉर कमिटिंग क्राइम्स, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा जो कि हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्शंस को प्रमोट करता है, ठीक है। और ऐसी कोई भी इन्वेंशन जो ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को, एनिमल लाइफ और हेल्थ को हार्म पहुंचाती है, ठीक है, या फिर प्लांट लाइफ और हेल्थ को हार्म पहुंचाती है, या फिर एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाती है, ऐसी किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं मिलता। देन कमिंग टू सेक्शन 3C, the following are not considered inventions, mere discovery of a scientific principle, ठीक है। मीन्स कि जस्ट आपने पता कर लिया कि कोई ऐसा नेचुरल रूल है साइंस का, ठीक है, तो that cannot be given a patent. Mere discovery of an abstract theory, ठीक है, thinking or explaining an idea like a math formula or scientific concept is not an invention unless it becomes a real practical application. देखो मैं आपको बताता हूं कि इन ड्राफ्टिंग केसेस जनरली जो भी मैंने किए हैं उसमें कभी कभी मैथ से रिलेटेड इन्वेंशन भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स को सॉल्व करने का इन्वेंशन है या कुछ भी हो सकता है, बट जब हम उनको ड्राफ्ट करते हैं, अगर हम उनको यूज कर रहे हैं और वो असलियत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको ड्राफ्ट करते वक्त ऐसे लिखना होता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को ऐसे बनाना होता है जब जैसे कि ऐसा लगे क्या, ऐसा हो कि वो इन्वेंशन कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जैसे कि वो जो भी मैथमेटिकल चीज है वो किसी कंप्यूटर प्रोसेसर में यूज हो रही है जिससे कि उस प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई मैथमेटिकल इन्वेंशन भी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व कर रही है। इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट तभी मिलेगा जब कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको सॉल्व किया है, मींस उसमें कुछ टेक्निकल इफेक्ट होना चाहिए। जस्ट नॉट इक्वेशन सॉल्व करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू विल नॉट गेट अ पेटेंट फॉर दैट, ठीक है। तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आप उसको किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से जोड़ दें, देन यू कैन गेट अ पेटेंट, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज विल नॉट गेट अ पेटेंट, ठीक है। देन डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग अकरिंग इन नेचर, ठीक है। जैसे कि कोई प्लांट है, आप गए हिमालय पे और आप खोज लाए और इस प्लांट का मैं पेटेंट करवाऊंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई भी मिनरल है, नेचुरल सब्सटेंस है, उसकी डिस्कवरी इज नॉट एन इन्वेंशन। अब आते हैं सबसे खतरनाक सेक्शन, सेक्शन नंबर 3D, ठीक है। कोई मुझे समझाना चाहेगा या फिर पूरी क्लास को? थोड़ा सा पेशेंस रखना, आज हम सिर्फ सेक्शन 1 2 3 बस यही खत्म करेंगे, ठीक है। सो सेक्शन 3D को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। समवन वांट्स टू से
बताऊं? यस प्लीज। राघव, मैं बोलना चाह रहा यस, आई एम वेरी हैप्पी। हूँ। हाँ, टेल मी। मतलब ऐसे पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन जितना हम्म बताऊंगा, हम्म जितना मुझे पता है। हम्म इसमें क्या होता है कि ज्यादातर केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि हम्म इसमें जो नॉन सब्सटेंसेस होते हैं, हम्म उनसे इथर विथर ये सारी चीजें हैं, तो उनका कोई नॉन फॉर्म ढूंढ लिया आपने हम्म और उसको आप जाके पेटेंट करवा रहे हो, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा। ओके, एंड हम्म। गुड, यू राइट। किसी भी हम्म सब्सटेंस का नया फॉर्म हम्म या नया यूज हम्म या थेरापेटिक एफिकेसी अगर आप ढूंढ लेते हो, हम्म ठीक है, हम्म तो उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हो। जिसका एग्जांपल भी एक बार आपने दिया था कि फॉर एग्जांपल कार्बन हमें पता है, हम्म ठीक है, लेकिन हमने कार्बन से ही बनी हुई चीज ग्राफाइट ढूंढ लिया। हम्म अब ग्राफाइट से ही हमें कार्बन से ही बनी हुई चीज डायमंड हो गई, हम्म तो आप इसका पेटेंट नहीं करवा सकते हो। ओके। और थेरोपेटिक एफिकेसी से भी ये होता है कि अब मान के चलते हैं कि पैरासीटामोल है, हम्म वो 10 मिनट में बुखार उतारती है, हम्म लेकिन आपने बहुत थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, वो हम्म 10 मिनट की जगह हम्म हो सकता है 9 मिनट में हम्म बुखार उतार दे। तो हम्म वो 1 मिनट की ही डिफरेंस हुई, हम्म बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, हम्म तो भी हम उसको पेटेंट नहीं करवा सकते। ये ओके मुझे पता है थोड़ा। ओके, गुड, वेरी गुड। आप लोग सही बता रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा, बाकी जो भी बताया सही है। ओके, तो सबसे पहले हम सेक्शन 3D का मतलब समझेंगे। ठीक है, बहुत ही कम साल ऐसे हुए हैं पेटेंट एजेंट एग्जाम में जब सेक्शन 3D से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पेपर 2 में पूछ लिया जाएगा, वहां बचोगे तो फिर इंटरव्यू में तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 3D इंडिया ने क्यों बनाया? सेक्शन 3D बनाया गया था टू प्रिवेंट एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भी फार्मा से रिलेटेड पेटेंट्स होते थे उनमें थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस करके हम उनके लाइफ साइकिल को बढ़ा लेते थे। जैसे कोई पेटेंट एक्सपायर होने वाला है 20 इयर्स के बाद, देन उसमें कुछ चेंजेस किए, थोड़े बहुत एलिमेंट्स में चेंजेस किए, ओवरऑल उस दवाई के इफेक्ट में कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, माइनर चेंजेस करके और फिर दोबारा अप्लाई कर दिया। तो अब वो 20 साल के बजाय 40 साल के लिए हो गया। मींस मोनोपोली पे मोनोपोली क्रिएट किए जा रहे हैं। इसी चीज को बोला जाता है एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने सेक्शन 3D बनाया था। ठीक है, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में माइनर चेंजेस करके आप दोबारा पेटेंट ना ले सकें। ओके, सो सेक्शन 3D बताता है कि व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, इफ यू टेक अ नोन सब्सटेंस, जैसे कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, एंड चेंज इट्स फॉर्म, लाइक टर्न इट इनटू अ सॉल्ट, ठीक है, या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसका पार्टिकल साइज चेंज कर दिया, या फिर उसकी फॉर्म चेंज कर दी, ठीक है, देन इट इज नॉट पेटेंटेबल अनलेस यू कैन प्रूव इट हैज इनहेंस्ड एफिकेसी। ठीक है, तो अभी तक वर्ड था और पेटेंट एक्ट में भी वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है कि हाउ वेल समथिंग परफॉर्म्स, हाउ वेल समथिंग वर्क्स, और कोई चीज कितनी इफेक्टिव है, यू कैन से। ठीक है, अभी तक सिर्फ एफिकेसी की बात आ रही थी। बट एक, जैसे मैंने बताया आपको केस लॉज भी मैं बताऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसने सेक्शन 3D का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 ruled that for pharmaceutical substance efficacy strictly means therapeutic efficacy। therapeutic efficacy का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड efficacy आएगा और बात हो रही होगी सेक्शन 3D जनरली तो लाइक फार्मा फील्ड के लिए है, बट और फील्ड में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मा में ही है। ठीक है, तो थेरेपेटिक एफिकेसी से ही एफिकेसी का मतलब निकालना है जब फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की बात हो रही हो। थेरेपेटिक एफिकेसी का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग की वो एबिलिटी टू ट्रीट लाइक अ पेशेंट, और लाइक किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जब हम किसी भी मेडिसिन का यूज करते हैं तो वो जो रिजल्ट पहले दे रही थी इन टर्म्स ऑफ उसको ठीक करने के लिए, वो रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट है, इसको बोला जाता है थेरेपेटिक एफिकेसी। मींस जैसे कि अभी नीरज भी बता रहा था कि अगर बुखार पहले 10 मिनट में उतर रहा था तो टाइम कम हो गया बुखार उतरने का, या फिर अगर बुखार की गोली खाने से, फीवर की गोली खाने से
और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स कम हो गए, इसको बोला जाता है थेरेपेटिक एफिकेसी। मींस थेरेपी से मतलब जो उसको ठीक करने की जो एफिकेसी है उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पेशेंट को ठीक करने की एफिकेसी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी एफिकेसी है उससे कोई भी लेना देना नहीं। अब बाकी एफिकेसी क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इट इज, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू क्योर अ डिजीज और प्रोड्यूस अ डिजायर्ड हेल्थ आउटकम बेटर देन द ओरिजिनल नोन सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कोई भी ओरिजिनल नोन सब्सटेंस है, उसकी आपने फॉर्म चेंज कर दी तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, बट फॉर्म चेंज करने से अगर थेरेपेटिक एफिकेसी इंप्रूव हो गई, अगर ड्रग का जो भी प्रभाव है पेशेंट के ऊपर वो इंप्रूव हो गया जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे, देन यू कैन गेट द पेटेंट, ठीक है। व्हाट इज नॉट, एफिकेसी में क्या काउंट नहीं होगा, थेरेपेटिक एफिकेसी की बात हो रही है, जैसे कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे कि दवाई इजी टू स्टोर हो रही है, जैसे कुछ दवाइयां गर्मियों में लाइक कुछ कैप्सूल्स पिघल जाते हैं गर्मियों में, ठीक है, इजी टू स्टोर है, अगर वो मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक चल जा रही है तो इसको एफिकेसी इंप्रूव होना नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर वो लाइक हीट रेजिस्टेंट है, इसको एफिकेसी स्टेबल है, मतलब इसको एफिकेसी नहीं बोलते। डिसॉल्विंग फास्ट, जैसे ही आप अपनी बॉडी में उस दवा को डालते हो वो बहुत जल्दी घुल जाती है, इसको एफिकेसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अनलेस दोज प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रूव टू क्योर द पेशेंट बेटर। मेन इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने नॉन सब्सटेंस की कोई दूसरी फॉर्म बना ली है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि दोज प्रॉपर्टीज शुड क्योर द पेशेंट बेटर, ना कि वो जल्दी दवाई घुल रही है या जल्दी वो गल नहीं रही है, इन सब चीजों से एफिकेसी का कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया था इस केस में, नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आप जरूर नोट करें, ठीक है, जिसने एफिकेसी का मतलब बताया था। Okay, अब I have made a chart here. What is efficacy and what is not efficacy under section 3D, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी है हायर solubility, ठीक है, दवाई जल्दी घुल रही है, it is not a sign of efficacy under section 3D. It just dissolves faster. If the old drug also eventually dissolves and cured the patient, this is not a cure enhancement. ये efficacy नहीं माना जाएगा, ठीक है। हायर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। If the drug is easier to store or transport, doesn't melt in summer, but once swallowed it goes the same way. कुछ भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, गर्मियों में पिघल नहीं रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट दवाई खाने पे असर तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एफिकेसी नहीं है, ठीक है। देन रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, यस दिस इज improved efficacy. Means if the old drug caused severe liver damage, अगर आप कोई कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं उससे सीवियर लिवर डैमेज हो रहा है और जो आपने उसी दवाई का नोन फॉर्म बनाया वो सेम डिजीज को क्योर करते वक्त कोई भी लिवर डैमेज नहीं कर रहा है, तो पेशेंट पे उसका प्रभाव अच्छा है, पेशेंट को अच्छे से क्योर कर रहा है, देन दिस इज थेरेपेटिक इंप्रूवमेंट, ठीक है। देन फास्टर एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, फास्टर एब्जॉर्प्शन। तो दिस कैन बी ऑल्सो कम अंडर एफिकेसी, मीन्स इफ यू कैन प्रूव दैट एब्जॉर्बिंग इट 20% फास्टर एक्चुअली सेव्स अ लाइफ, ओके। जैसे कि कोई हार्ट अटैक की मेडिसिन है और वो दवाई अंदर लेते ही बहुत जल्दी असर कर रही है, जब पहले 5 मिनट में कर रही थी अब 3 मिनट में ही कर रही है, 20% फास्ट हो रही है, 40% फास्ट हो रही है, तो ऐसा करने से जान बचने के चांसेस ज्यादा हैं। बट जो पुरानी दवाई थी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, वो स्लो थी, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड एफिकेसी, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट फॉर सेक्शन 3D, मीन्स द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस। किसी भी न्यू फॉर्म जो है बनानी है हमें नोन सब्सटेंस की, तो आप बना लो, पेटेंट मिलेगा तभी जब आप थेरेपेटिक एफिकेसी इंप्रूव्ड शो करेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वाज द डिफिकल्ट पार्ट, बाकी तो सब इजी है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट है द मेयर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज फॉर अ नोन सब्सटेंस, ठीक है। यू कैन नॉट पेटेंट अ नोन सब्सटेंस सिंपली बिकॉज यू डिस्कवर्ड इट and can do something new because the new substance itself has not changed. देखो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एस्पिरिन, ठीक है, इसका यूज क्या है, ट्रीटिंग हेडेक्स एंड पेन, ठीक है। अब न्यू डिस्कवरी आपने क्या खोज ली इसी दवाई की कि एस्पिरिन एक ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी देती है एंड कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, ठीक है। सो ये इफेक्ट उस दवाई के अंदर पहले से ही था, ठीक है। यू कैन नॉट पेटेंट अ नोन सब्सटेंस बिकॉज यू डिस्कवर्ड इट, ओके। तो मेयर यूज ऑफ अ नोन प्रोसेस, मशीन और अपैरेटस, ये भी पेटेंटेबल नहीं है। समझ आ रहा है आपको?
This is the second point. Okay, you cannot patent the use of an existing machine or process unless it results in a new product or uses a new reactant. अब ये इस second point का दूसरा clause है. जैसे कि एग्जाम्पल 1 समझते हैं, रिजेक्शन क्लॉज. रिजेक्शन क्लॉज क्या कह रहा है? जैसे एक मशीन है, स्टैंडर्ड किचन ब्लेंडर है, ठीक है. अब आपने इसका एक नया प्रोसेस ढूंढ लिया, यूजिंग द ब्लेंडर टू मिक्स पेंट इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, आप पेंट घोलने लगे उससे, तो ब्लेंडर है, घोल तो देगा ही, बट ये आपका अगर इस यूज के साथ आप पेटेंट कराने जाओगे तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग अ नोन मशीन फॉर अ प्रोसेस दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ न्यू प्रोडक्ट. कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ पेंट को मिक्स कर रहे हैं और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन या न्यू रिएक्टेंट यूज नहीं हो रहा है. तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मशीन है और प्रोसेस है, उसका आपको पेटेंट चाहिए, तो या तो कुछ नया प्रोडक्ट मिलना चाहिए या फिर कोई नया रिएक्टेंट यूज होना चाहिए. तो ये तो रिजेक्शन वाला केस हो गया. अब देखते हैं कि ग्रांटेबल केस कौन सा होगा. देखो, अगर कोई नोन प्रोसेस है, जैसे स्टैंडर्ड हीटिंग एंड मिक्सिंग प्रोसेस है, ठीक है. अब इसमें आपने एक नया रिएक्टेंट यूज कर लिया जो कि आपने बनाया है, ठीक है, इन दिस हीटिंग प्रोसेस. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? अ कंप्लीटली न्यू पॉलीमर इज क्रिएटेड. तो कुछ नया प्रोडक्ट मिला एक ऑलरेडी नोन प्रोसेस से. ऑलरेडी नोन प्रोसेस से अगर कोई नया रिएक्टेंट आप ऐड कर रहे हो और कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है, देन because a new reactant was used and a new product was resulted, this section does not bar this. तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, उसमें आप न्यू रिएक्टेंट यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बना दे रहे हो, देन यू विल गेट द पेटेंट. ठीक है, ओके. ये है पूरा का पूरा सेक्शन 3D. अब देखो, एक्सप्लेनेशन क्लॉज में एक छोटी सी बात बताई गई है जो रजनीश बता रहा था कि मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ नोन सब्सटेंस, जैसे सॉल्ट्स है, ईस्टर्स हैं, ईथर्स हैं, पॉलीमॉर्फ्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, तो इन सबको सेम सब्सटेंस ही माना जाता है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये इसका सॉल्ट बना दिया तो ये दूसरा सब्सटेंस हो गया, ईस्टर बना दिया तो ये दूसरा सब्सटेंस. केमिस्ट्री सबने पढ़ी है, सब या तो इंजीनियरिंग से हैं सब, या फिर कभी पेटेंट एजेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं. ठीक है, तो केमिस्ट्री तो सब नहीं पढ़ी है. सॉल्ट्स, ईस्टर्स, ईथर्स, किसी भी कंपाउंड के सेम कंपाउंड, सेम सब्सटेंस ही बोला जाएगा. ठीक है, डिफरेंट कब बोला जाएगा? न्यू फॉर्म कब बोला जाएगा? जब सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो एफिकेसी में, और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट हो थेरेपेटिक एफिकेसी में. तो ये है सेक्शन 3D की पूरी कहानी. आई होप अब आपको अच्छे से सेक्शन 3D समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन आते हैं सेक्शन 3E पे. अ सिंपल एडमिक्सचर ऑफ थिंग्स इज नॉट एन इन्वेंशन. ठीक है, इफ द मिक्सचर डज नॉट do anything new and only shows the same properties as the ingredients when they are just combined. ठीक है, सो ये रूल प्रोसेस में भी अप्लाई होता है. जैसे आपने शुगर प्लस वाटर को घोला तो स्वीट वाटर मिल गया, नथिंग न्यू. शुगर इज स्वीट, वाटर इज लिक्विड, वी नो दैट सोल्यूशन विल बी स्वीट. ठीक है, तो उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. सैंड प्लस सीमेंट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट, हमें पता है कोई भी न्यू प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट बोथ मटेरियल्स टुगेदर. मिक्सिंग टू फर्टिलाइजर्स दैट इंडिपेंडेंटली हेल्प प्लांट्स ग्रो. ठीक है, तो दोनों को मिला दिया, उनका नॉर्मल इफेक्ट ही मिलेगा. तो दो चीजों को एडमिक्स करना, मिक्सचर करना, you will not get a patent. When you will get a patent, there is a concept of synergistic effect. ठीक है, तो जैसे मान लो एक ड्रग है जो कि रिड्यूस करता है दर्द को बाई 20%, दूसरा ड्रग है रिड्यूस करता है दर्द को बाई 20%, दोनों 20-20% करते हैं. अब आपने दोनों को मिला दिया तो दर्द 40% रिड्यूस हो जाना चाहिए. ठीक है, बट जब आपने कॉम्बिनेशन को मिलाया तो जो पेन था वो 40% की बजाय 70% रिड्यूस हो गया. इसको बोला जाता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, बिकॉज द कंबाइंड रिजल्ट इज मच ग्रेटर देन एक्सेप्टेड. सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है इफ यू गेट 1 + 1 you should not get 2, you should get 1 + 1 something greater than this. ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, दो चीजों को जोड़ने से अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, दो चीजों को एडमिक्स करने से, देन यू कैन गेट अ पेटेंट. ओके, so that is what here it is written, the mixture with synergistic effect can be patented. Okay, then हम आते हैं section number 3F पे. An invention is not patentable if it is simply an arrangement, rearrangement और duplication. ठीक है, किसी भी दो चीजों को जोड़ देना, अलग अलग कर देना, ठीक है, जो कि डिवाइसेस ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी प्रेजेंट डिवाइसेस हैं, वो कभी भी पेटेंट नहीं कहलाता. ठीक है, और जो डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं उनको आपने बस जोड़ा है, दैट इज नॉट अ पेटेंट. अरेंज करना या डी अरेंज करना. देन यू ऑल नो दिस
सेक्शन 3H ऐसे याद करना है, H हॉर्टिकल्चर में H आ रहा है, सो सेक्शन 3H, ठीक है। एनी मेथड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कैन नॉट बी पेटेंटेबल। ओके, देन सेक्शन 3I, any process used for treating, curing or diagnosing humans or animals cannot be patented। मेथड पेटेंट नहीं होता ट्रीटमेंट का, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है वो आंख का ऑपरेशन करना सीख के आया है कहीं बाहर से और बोलेगा कि मैं इस प्रोसेस को पेटेंट करवा लूंगा क्योंकि मैं तो 5 मिनट में आंख का ऑपरेशन कर देता हूँ, ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी पेटेंटेबल। कोई भी प्रोसेस है फॉर ट्रीटिंग फॉर ह्यूमंस, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मीन्स टू क्योर डिजीजेस, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट मीन्स टू प्रिवेंट डिजीजेस, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट मीन्स फाइंडिंग आउट व्हाट इलनेस समवन हैज, ओके, जैसे कि एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। देन थेरेपेटिक ट्रीटमेंट मीन्स इंप्रूविंग हेल्थ और ट्रीटिंग कंडीशन, जैसे कि हम थेरेपी वगैरह लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे कोई भी प्रोसेसेस आर नॉट पेटेंटेबल। देन in the case of animals, any similar treatment used to cure diseases, prevent diseases, improve their health, increase their economic value, जैसे कि animals की, like making cows produce more milk, like increasing value of their product, like better wool, better eggs, better meat। ऐसा कोई भी प्रोसेस अगर एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म किया गया है उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए, these treatment methods themselves are not inventions and cannot receive patents। only the tools, machines और medicines used can be patentable, ठीक है। तो ऑपरेशन करने के लिए जो मशीन्स का यूज हो रहा है वो पेटेंट की जा सकती हैं अगर वो पेटेंट लॉ के साथ अलाइन कर रहे हैं, सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 3J, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल, प्लांट्स पेटेंटेबल नहीं है, होल और एनी पार्ट, पूरा का पूरा प्लांट हो या फिर उनकी कोई लीव्स हो या फिर उनका कोई फ्रूट हो, ठीक है, मीन सीड्स या फिर प्लांट वेराइटीज या फिर प्लांट स्पीशीज, कुछ भी पेटेंटेबल नहीं है। एनिमल्स या फिर होल और एनी पार्ट, ठीक है, एनिमल वेराइटीज, एनिमल स्पीशीज, नथिंग इज पेटेंटेबल। एंड देन एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग टू प्लांट्स टू मेक अ न्यू वेराइटी, ठीक है, दो प्लांट्स को ब्रीड करके न्यू वेराइटी बना ली, या फिर selecting animals with desired traits and breeding them, ठीक है, this is also not patentable। pollination methods are also not patentable। traditional breeding to create stronger crops, not patentable, ठीक है। process of breeding cows to produce more milk, ठीक है, these are all essential biological processes। and producing seed varieties through natural crosses, ठीक है, जैसे कि क्रॉस करवाते हैं सीड्स वगैरह का, so ये सब क्लास 10th की बायो में पढ़ा था मैंने तो, ठीक है। so all this is also not patentable। देन एक्सेप्शन क्या है, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पेटेंटेबल। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कंडीशन क्या है, यू कैन नॉट पेटेंट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द नेचर। आपने सॉइल से एक बैक्टीरिया ढूंढ लिया और बोला कि मैं तो इसको पेटेंट करवाऊंगा, नहीं, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी पेटेंटेबल हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, ईस्ट हैं, वायरसेस हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सारे पेटेंटेबल हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, नॉट द वन which you discover in nature, ठीक है। so microorganisms can be patentable। अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या पेटेंट होते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को पेटेंट नहीं मिलता, आप उनको प्लांट वेराइटी एक्ट के अंदर, एक एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, आपसे इंटरव्यू में सबके बारे में पूछा जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है, तो इसके अंदर आप जो भी जीएम सीड्स वगैरह होते हैं इनको आप प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, बट यू कैन नॉट गेट अ पेटेंट फॉर देम। ओके, genetically modified seeds are protected under this act, not under the patent act। ओके, देन सेक्शन 3K, सेक्शन 3K के अंडर ही इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो अभी जो कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन CRI गाइडलाइंस आई हैं, तो कुछ गाइडलाइंस इंप्रूव हुई हैं फॉर लाइक दिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड पेटेंट्स। तो सेक्शन 3K क्या बोलता है, फॉलोइंग्स कैन नॉट बी पेटेंटेबल, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड, कोई प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड, ठीक है, कोई आइडियाज, ये सब इन्वेंशन नहीं होते। कोई भी बिजनेस मेथड जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पेमेंट स्कीम्स, स्टॉक मार्केट की प्राइस प्रिडिक्ट करना, प्रॉफिट मॉडल्स, ये सब कुछ पेटेंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, इस वर्ड पर से को अच्छे से याद रखेंगे,
पर से का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ मींस जो उसका कोड है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, ठीक है, विदाउट एनी टेक्निकल एप्लीकेशन। वही मैं बता रहा था, सिर्फ और सिर्फ कोड को आप पेटेंट नहीं करवा सकते, उसके साथ में आपको कोई प्रॉब्लम दिखानी पड़ेगी और उसका कुछ सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा जो कि आपके उस इन्वेंशन से हो रहा है, ठीक है, देन यू कैन गेट अ पेटेंट, नॉट फॉर द कोड इटसेल्फ। ओके, देन एल्गोरिथम सिमिलरली फॉर कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए कोई भी एल्गोरिथम है उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज कैलकुलेशन करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। देन सेक्शन 3L कैसे याद होता है, लिटरेरी वर्ड आता है इसलिए लिटरेरी L, ठीक है, 3L अपने आप याद हो जाएगा। लिटरेरी वर्क्स, बुक्स, पोएम्स, आर्टिकल, स्टोरीज, ड्रामेटिक वर्क, ये सब कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। म्यूजिक वर्क, सॉन्ग्स, कॉम्पोजिशन, आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि पेंटिंग्स, ड्राइंग, अब ये सब अच्छे से समझ लो, डिजाइन एक्ट से इसको मत मिक्स कर देना, ठीक है। डिजाइन एक्ट में क्या अंतर है, पेंटिंग, कोई बोलेगा कि पेंटिंग भी तो डिजाइन है, वाह कितनी खूबसूरत डिजाइन है। डिजाइन एक्ट और कॉपीराइट एक्ट में कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिजाइन एक्ट में जो भी डिजाइन होती है वो भी देखने में खूबसूरत लगती है, अपीलिंग टू द आई होती है, ये डिजाइन एक्ट की डेफिनेशन ही यही है, 2D डिजाइन की डेफिनेशन यही है, ठीक है। बट वो डिजाइन की कंडीशन ये होती है कि वो किसी आर्टिकल पे अप्लाई होती है, देन इट कैन बी कॉल्ड अ डिजाइन, ठीक है। पेंटिंग जो है वो तो आप दीवार पे लगा दोगे, अब ये मान लो कि दीवार भी आर्टिकल है, ठीक है। सो डिजाइन्स आर अप्लाइड ऑन आर्टिकल्स। देन एस्थेटिक क्रिएशंस ऑफ एनी काइंड, सिनेमेटोग्राफिक वर्क्स, मूवीज, फिल्म्स, वीडियोज, ये सब कुछ इन्वेंशंस नहीं है। देन कमिंग टू सेक्शन नंबर 3M, द फॉलोइंग आर नॉट इन्वेंशंस, कोई भी मेयर स्कीम और रूल, प्लान, ट्रिक, मेथड फॉर डूइंग समथिंग, मेथड फॉर परफॉर्मिंग अ मेंटल एक्ट, ठीक है, जैसे आप अच्छे से ये जल्दी याद कर लेते हो, थिंकिंग टेक्निक, मेथड फॉर प्लेइंग गेम जैसे कि चेस खेलना या फिर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, इन सब के मेथड्स को आप पेटेंट नहीं करवा सकते रिलेटेड टू मेंटल एक्ट, ठीक है। सेक्शन 3N, एनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आप चार्ट्स के थ्रू या फिर किसी भी फॉर्म के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो पीपीटी के थ्रू, ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एन इन्वेंशन एंड कैन नॉट बी पेटेंटेड। ओके, देन टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी इन द वाइवा। टोपोग्राफी का मतलब होता है, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है कि जो उसकी 3 डायमेंशनल लेआउट डिजाइन होती है, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट होती है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट के अंदर, ठीक है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जिसके अंदर ये प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। तो उस टोपोग्राफी को आप पेटेंट नहीं करवा सकते, टोपोग्राफी, लेआउट और डिजाइन पैटर्न ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट कैन नॉट बी पेटेंटेड अंडर द पेटेंट्स एक्ट। ओके, देन सेक्शन 3P, वेरी सिंपल, कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इन्वेंशन नहीं होती, जैसे कि नॉलेज यूज फॉर जनरेशंस, लाइक जैसे कि कोई भी आयुर्वेदा से रिलेटेड नॉलेज है, जैसे ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट्स की, इस पेड़ की पत्तियों से ये हो जाता है, ये बीमारी ठीक हो जाती है, इन सब चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करवा सकते। और कोई भी ऐसा इन्वेंशन दैट ओनली रिपीट्स और कॉपीज द नोन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनली नोन कंपोनेंट्स, वो भी पेटेंटेबल नहीं होता। एंड सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स, आप दो इंग्रेडिएंट्स को मिला दो, जिससे कि हल्दी और नीम को मिला दिया और तो बोला कि भाई बहुत जल्दी चोट सही हो जा रही है, ठीक है, इंप्रूव्ड इफेक्ट्स मिल जा रहे हैं, ये सब कुछ पेटेंटेबल नहीं होगा। देन सेक्शन 4 इज वेरी सिंपल, इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी आर नॉट पेटेंटेबल, एंड सेक्शन 5 इज ओमिटेड, ठीक है, बाय द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। ओके,